हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटी फ्रीडन एज ए फेमिनिस्ट राइटर। इन्होंने द फेमिनाइन मिस्टीक लिखा है 1963 में। ये एक अमेरिकन फेमिनिस्ट थी। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जब चल रहा था तब ये इसने लिखा था द फेमिनाइन मिस्टीक। और इन्होंने वुमेन की आवाज़ उठाई, वुमेन की आइडेंटिटी पे बात की और 20th सेंचुरी की एक अहम सिग्निफिकेंट फेमिनिस्ट राइटर ये थी। ये जो बेटी फ्रीडन थी ये नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन जो है उसकी फाउंडर थी। मतलब ये एक एक्टिविस्ट भी थी। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन जो है जो 1966 में जब बनाया गया था उसकी ये फाउंडर थी। और इन्होंने जो है सेकेंड वेव में इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया। साइमन डी बेवर जैसे थी, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स में जो है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म को जो है बढ़ावा दिया और वुमेन की बात की इन्होंने। और इन्होंने जो वर्क लिखा द फेमिनाइन मिस्टीक, इसमें जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उन औरतों को, सब लोगों को ये बोला गया कि वुमेन को जो है एक कंप्लीट फुलफिलमेंट मतलब सेटिस्फाई रहना चाहिए डोमेस्टिसिटी से, मैरिज से, डोमेस्टिसिटी से और मदरहुड से। उनको मदरहुड का रोल मिलेगा, घर में काम करना, उसको जो है एक कंप्लीट रहना चाहिए, फुलफिलमेंट उसका हुआ। ठीक है, मतलब इसका उसको सेटिस्फाई रहना चाहिए। और उन्होंने आइडिया दिया, इसको जो बेटी फ्रीडन ने लिखा उसको लिखा फेमिनाइन मिस्टीक। इसी आइडिया को बोला ये क्या है, फेमिनाइन मिस्टीक। बोलती है बहुत सारी जो हाउस वाइव्स थी अमेरिका में अनहैप्पी थी सोसाइटी से, जिसको बोलते थे उनको क्या रहना चाहिए, फुलफिल्ड रहना चाहिए। और इसी अनहैप्पीनेस को बोला था उन्होंने, जो अनहैप्पीनेस वहां पे थी वुमेन को, द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। उसने बोला कि इसको, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई नेम नहीं है। ये द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम जो है, ये इसने क्यों बोला इस बेटी फ्रीडन ने, इसलिए कि जो सब अर्बन की वाइव्स थी, मतलब बीवियां थी लोगों की, उनको डिससेटिस्फैक्शन थी, उनको सेटिस्फैक्शन नहीं थी इस रोल से। वो आगे बढ़ना चाहती थी, वो लिबर्टी चाहती थी, फ्रीडम चाहती थी, इंडिपेंडेंस चाहती थी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहती थी। बट उनको जो प्रॉब्लम थी वो इस प्रॉब्लम को कोई नाम नहीं दे सकते थे। This groundbreaking book challenged the notion that women could find fulfillment only through housework, marriage and motherhood. जो सोसाइटी ने उनको बोला था कि इससे सेटिस्फेक्शन आपने फील करनी है, तो इस चीज को उन्होंने, वुमेन ने बोला द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम। और किसने बोला, बेटी फ्रीडन ने। ठीक है, इनका बेटी फ्रीडन का ये बिलीव था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए औरतों को। और जो डोमेस्टिक स्टीरियोटाइप्स हैं कि वुमेन को जो घर का काम करना चाहिए, ये इसके खिलाफ थे। ये हाउस वर्क, मैरिज, मदरहुड, बोलती सिर्फ यही काम वुमेन के लिए नहीं है, वुमेन आगे बढ़ सकती थी। और वुमेन जो है इसको एम्बिशियस रहना चाहिए, इसको करियर की तरफ फोकस करना चाहिए और पर्सनल ग्रोथ की बात करनी चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बेटी फ्रीडन है, उसने ये नाउ, जिसको बोलते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन 1966 में जो पब्लिश किया था, वो इम्पोर्टेंट, वो जो मतलब पब्लिश नहीं किया था, वो 1966 में जो ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई थी उन्होंने, इसकी को फाउंडर थी, उसको फाउंडर थी ये, तो उसके लिए मानी जाती थी। बेटी फ्रीडन एक अहम सिग्निफिकेंट फेमिनिस्ट राइटर है। ये माइनर माना जाता है इसको, मगर ये इंपॉर्टेंट है द फेमिनाइन मिस्टीक के लिए और द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम, ये कॉन्सेप्ट के लिए। इनकी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम which is simply the fact that American women are kept from growing so their full human capacities. French suburban life struggled with it alone as she made the beds, chopped the groceries. She was afraid to ask even of herself the silent question, is this all? ठीक है, ये है बेटी फ्रीडन के बारे में, इस सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की एक क्रिटिक थी। सेकंड हम पढ़ेंगे, इसकी एक और कोट है, द गर्ल शुड नॉट एक्सपेक्ट स्पेशल प्रिविलेजेस बिकॉज ऑफ हर सेक्स बट नाइदर शुड शी एडजस्ट
टू प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये भी बेटी फ्रीडन ने लिखा है। उसके बाद आता है केट मिलेट। केट मिलेट जो है इन्होंने लिखा है सेक्सुअल पॉलिटिक्स। जो इन्होंने केट मिलेट ने जो वर्क लिखा है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये केट मिलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें उन्होंने एनालाइज किया लिटरेचर कल्चर को और बोला कि ये एक सोसाइटी ने इनको रोल दिया है, मतलब ये सोसाइटी जो है पॉलिटिक्स प्ले करती है और औरतों को एक रोल दिया है, ये जो भी घर का काम करना, जो भी रहना, ये उनको रोल मिला है। और ये क्रिटिसाइज करती है मेल ऑथर्स को who represent women as weak or only for male pleasure। बोलते हैं जो मेल ऑथर्स हैं वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, वो पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, अपना पॉलिटिक्स अपना माइंड लगा के फीमेल को उनको सप्रेस करते हैं। ये भी सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म की एक राइटर थी केट मिलेट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इनका सेक्सुअल पॉलिटिक्स है 1970, ये इंपॉर्टेंट वर्क रहता है इनकी फेमिनिज्म के लिए। इनने जेंडर रिलेशन की बात की कि जेंडर रिलेशन ये बायोलॉजिकल नहीं है, बट ये मेंटेन करता है, ये पॉलिटिकल पावर से मेंटेन होता है। ये मेल और फीमेल का रिलेशन जो है ये यहाँ पे भी पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिकल पावर है। ये एक मेल के माइंड में एक डाला गया है कि आप जो है डोमिनेट करोगे। ये पॉलिटिकल जो है पावर, ये पॉलिटिक्स जो है ये इम्बैलेंस है मैन और वुमेन के बीच में। जो है जो भी बात हुई है पॉलिटिक्स की बात हुई है यहाँ पे इन रिलेशन टू मेल एंड फीमेल। ये पॉलिटिक्स है जो मेल को ये माइंड में डालती है कि तूने इसको कंट्रोल करना है फीमेल को। सेक्सुअल पॉलिटिक्स का मतलब है इनइक्वालिटी, जो सेक्सुअल और जेंडर रिलेशनशिप में जो है ये पर्सनल नहीं है। जो भी रिलेशनशिप है मेल और फीमेल का, ये पर्सनल नहीं है, ये प्राइवेट नहीं है, ये पॉलिटिकल है, ये पॉलिटिकली डिजाइंड है। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी जो है फीमेल के साथ पॉलिटिक्स प्ले करती है, यहाँ पे ये बोलना चाहती है केट मिलेट। और यहाँ पे ये भी बोलती है कि जो पर्सनल है वो क्या है, पॉलिटिकल है। मतलब मेल और फीमेल का रिलेशन जो है, मियाँ बीवी का रिलेशन जो है वो पर्सनल होता है, उसी को ये बोलती है वो एक पॉलिटिकल है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस केट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक। ये इंपॉर्टेंट कोट इस केट मिलेट ने जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा है उसको याद करना। पैट्रियार्कीज चीफ इंस्टीट्यूशन इज द फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।